दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 22। इतना कहकर वो हड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं मानव सांची को सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सांची हैरानी से बोली, आपने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला? मैं जानता हूँ सांची, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही भुगतनी पड़ी है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मानव जी, आपकी खबर सुनकर माँ जी और बाबा पर क्या बीती थी, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। और आप कह रहे हैं आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया? आप जानते भी हैं आपने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं जानता हूँ सांची, और मैं अपनी गलती ही सुधारने आया हूँ। मुझे पता है तुम उस घर में खुश नहीं हो। तुम मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर सांची हैरानी से बोली, आपसे किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? हम वहाँ बहुत खुश हैं, और आप ऐसा सोच भी किसे सकते हैं कि हम उन सबको छोड़कर आपके साथ चलेंगे? जब साथ चलना था तब तो आप हमें अकेले छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए हैं? हम अभी माँ जी और बाबा को फोन करके बताते हैं कि आप जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। तभी मानव बोला, माँ पापा को सब पता है। क्या? बाबा को भी पता है? उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? सांची, मैं अपने घर पर ही रह रहा हूँ, और माँ बाबा से पूछकर ही मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वो आदमी उस घर में सिर्फ अपनी बच्ची की आया बनाकर ले गया है। वहां तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये सब सुनकर सांची गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया आप सबका। सबने हमें खिलौने वाली गुड़िया समझ बैठे हैं क्या, जिसे जब चाह वैसे नचाते रहे? इंसान हैं हम, हमें अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। और आपको क्या लगता है आपका जब मन करेगा आप हमारी जिंदगी में वापस आ जाएंगे और जब मन करेगा चले जाएंगे? जो आदमी शादी की रात अपनी बीवी को छोड़कर चला गया था, उससे हमें ये सीख ले बिल्कुल जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। और आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे पति हैं। वहाँ हमारी 5 साल की छोटी बच्ची है जो अपनी एंजल ममा के आने का वेट कर रही है। और आप चाहते हैं हम अपनी बच्ची और पति को छोड़कर आपके साथ चले जाएं? आखिर किस हक से आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? देखो सांची, मैं जानता हूँ तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और अभी तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ। और जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होता तब तक कानूनी तौर पर हमारी शादी जायज़ है और तुम्हारी दूसरी शादी नाजायज़। मानव जी, जबान संभाल कर, खबरदार जो आपने मेरे और यश जी के रिश्ते पर कोई भी सवाल उठाए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? सांची का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या बात है सांची, शादी को साल भर नहीं हुआ और तुमने इतनी जल्दी उस रिश्ते को अपना भी लिया? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने उसमें? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम्हारे हाथ में आया इतना बड़ा जैकपॉट मेरी वजह से निकल ना जाए? सांची उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, आपकी जैसी सोच है इससे एक बात तो साबित हो गई कि ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। शायद उन्होंने इसलिए ही हमें आपसे इतने दिन दूर रखा, क्योंकि आप कभी हमारे लिए सही ही नहीं थे। यश जी के उंगली के बराबर भी नहीं है आप। सांची, बहुत बोल लिया तुमने। मैं चुप हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे और यश जी के रिश्ते पर सवाल उठाएं। यश जी हमारे पति हैं और अपने पति के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। चलते हैं, आइंदा से हमारे सामने आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। इतना कहकर सांची वहां से चली जाती है। मानव गुस्से से उसे जाते देख खुद से बोला, सांची, तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हो ना? अब देख मैं कैसे तेरा जीना हराम करता हूँ। अच्छा हुआ जो इशिका ने मुझे उस यश शेखावत की तस्वीर दिखा दी थी, और मैंने उस यश को सांची के पीछे आते देख लिया था। सॉरी मिस्टर यश शेखावत, तुमने उस रात मेरी मदद की थी, और मैं, वैसे देखा जाए तो मैं एक तरफ से तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, उस सांची को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर। बहुत बोलने लगी है ना, तेरी बोलती बंद करना मुझे अच्छे से आता है। इतना कहकर मानव टेढ़ी मुस्कान देता है। सांची आकर गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले वो देखती है उसके फ़ोन पर घर से बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हुए थे। ये देखकर वो घर पर फ़ोन करती है। हेलो, दूसरी ओर से आवाज़ आई। हेलो रामप्रकाश जी, क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? इतने सारे मिस्ड कॉल आए हुए थे हमारे फ़ोन पर, सांची बोली। तभी रामप्रकाश जी बोले, छोटी भाभी, वो आशी बेबी सीढ़ियों से गिर गई थी, उनके सर पर बहुत चोट भी आई है, सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बेबी जी बस आपको याद किए जा रही थी। क्या? हमारी बच्ची सीढ़ियों से? रामप्रकाश जी, वो लोग कौन से हॉस्पिटल गए हैं, आपको कुछ पता है? नहीं छोटी भाभी, वो तो हमको नहीं पता, रामप्रकाश जी बोले। सांची जल्दी से फोन रखकर यश के नंबर पर कॉल करने वाली होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगता है। नैन्सी भी मंदिर आई हुई थी। नैन्सी की नज़र सांची पर जाती है। सांची को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी सांची अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
ये देखकर नैन्सी दौड़कर उसके पास आती है। तब तक सांची का ड्राइवर भी बाहर आ जाता है। नैन्सी सांची को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सांची उठती नहीं है। ये देखकर नैन्सी फौरन उसे ड्राइवर के साथ पास के हॉस्पिटल ले जाती है। सांची को कुछ देर में होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अपने आप को किसी अनजान जगह पाकर वो धीरे धीरे उठते हुए बोली, हम यहाँ कैसे आए? तभी डॉक्टर उसे होश में आता देख उसके पास आकर उसकी उठने में हेल्प करते हुए बोली, आराम से, आपको यहाँ एक लड़की लेकर आई है, 1 मिनट, मैं उनको अंदर बुलाती हूँ। डॉक्टर नर्स से कहकर नैन्सी को अंदर बुलाती है। नैन्सी को देखकर सांची बोली, नैन्सी जी, आपको पता है आशी सीढ़ियों से उसे चोट, हमें आशी के पास ले चलिए प्लीज, मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। काम डाउन सांची, आदि ने मुझे आशी के बारे में बताया और तुम टेंशन मत लो, आशी अब बिल्कुल ठीक है, वो घर भी जा चुकी है। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं मंदिर गई थी कि अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी कि तभी तुम बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर से, डॉक्टर सांची ठीक है ना, ये बेहोश कैसे हो गई अचानक? घबराने की कोई बात नहीं है, इस हालत में बेहोश होना नॉर्मल है। थकान और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये हो जाता है, डॉक्टर बोली। डॉक्टर की बात सुनकर नैन्सी बोली, इस हालत में? डॉक्टर आप क्या बोल रही हैं? सांची को क्या हुआ है? डॉक्टर सांची को देखकर बोली, आई थिंक आपको भी इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। किस बारे में डॉक्टर? सांची बोली। ये सुनकर डॉक्टर बोली, यू आर प्रेग्नेंट, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सांची हैरानी हो जाती है। यू आर प्रेग्नेंट, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सांची हैरानी से हो जाती है। नैन्सी डॉक्टर की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, आपने सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ठीक है। डॉक्टर सांची से इतना कहकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद नैन्सी सांची के गले लगते हुए बोली, वाओ सांची, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, इतनी जल्दी मेरे यश भाई को अपना बना भी लिया। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो सांची से अलग होती है। सांची का परेशान चेहरा देखकर वो गंभीर होकर उससे बोली, क्या हुआ सांची? इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है, सब ठीक है ना? सांची नैन्सी की बात सुनकर उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। नैन्सी ये देखकर घबराते हुए उसका पीठ सहलाते हुए बोली, सांची क्या हुआ है, प्लीज बताओ मुझे। सांची नैन्सी से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम ये बात यशडी को नहीं बता सकते हैं। क्यों? नैन्सी हैरानी से बोली। उसकी बात सुनकर सांची अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए बोली, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं है। होली के दिन जब वो हमारे करीब आए, हमें लगा कि उन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया है, लेकिन हम गलत थे। उन्हें तो उस दिन हमारे बीच क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम उन्हें ये बात कैसे बताएं कि हम उनके बच्चे की माँ बनने वाले हैं? लेकिन सांची, ये बात सिर्फ तुम्हारी या यश भाई की नहीं है, ये एक नई जिंदगी की बात है जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे मेरे यश भाई पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, जब ये बात यश भाई को पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होंगे और ये बच्चा आप दोनों के बीच के रिश्ते को और मजबूत कर देगा, मेरा यकीन मानो। नैन्सी की बात सुनकर सांची उसकी ओर देखते हुए बोली, आप सच कह रही हैं ना? यश जी सच में खुश होंगे ना? हाँ सांची भाभी, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, घर चलकर यश भाई से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। नैन्सी की बात सुनकर सांची हल्का मुस्कुरा देती है। सांची खुद से मन में बोली, ठाकुर जी, शायद नैन्सी जी की बात सही है, शायद हमारा बच्चा हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। आज हम यश जी को सब बता देंगे, अपने दिल की हर बात आज उनके सामने जाहिर करेंगे। फिर वो नैन्सी की ओर देखकर बोली, नैन्सी जी, आप प्लीज किसी को मत बताना कि हम बेहोश हो गए थे, वरना सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मैं भी आशी को देख लूंगी। आदि ने वैसे तो कहा मुझसे कि सब ठीक है, पर एक बार आशी को खुद देख लूंगी तो मन को शांति मिलेगी, नैन्सी बोली। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। यश आशी के कमरे में उसका हाथ पकड़े बैठा था। आशी अभी सो रही थी और उसके सर पर पट्टी बंधी थी। इशिका भी उसके साथ कमरे में ही थी। तभी यशोदा जी कमरे में आते हुए बोली, इशिका बेटा, तुमने भी बहुत भागा दौड़ी की है, थोड़ी देर आराम कर लो, आशी अब ठीक है। ये सुनकर इशिका उठते हुए बोली, आंटी देखिए ना, बेचारी आशी का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। उसे इतने दर्द में देखकर तो मुझे ही रोना आ गया था। पूरे टाइम बस ये एंजल मम्मा करती रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सांची को इतनी भी क्या ज़रूरत थी मायके जाने की, और अगर जाना ही था तो आशी को भी साथ ले जाती।
ऊपर से उसे इतने फ़ोन किए पर ऐसे कौन से काम में बिजी है जो फ़ोन भी उठाने तक का समय नहीं उसके पास। यशोदा जी इशिका की बात सुनकर यश की तरफ देखती है, जो शून्य भाव से आशी की ओर देख रहा था। वो इशिका से बोली, इशिका, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हमारी आशी ठीक है। जी आंटी, अच्छा मैं चलती हूँ, आशी का ख्याल रखना। इशिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यशोदा जी उसके जाने के बाद यश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, यश, तू कब तक आशी का हाथ पकड़े ऐसे बैठा रहेगा? तूने कपड़े भी नहीं बदले, जा कमरे में जाकर फ्रेश हो जा और थोड़ा आराम कर ले, आशी के पास मैं हूँ। यश ये सुनकर धीरे से आशी के हाथ पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। यशोदा जी आशी के पास बैठ जाती हैं। यश कमरे के अंदर आकर कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रहा था, तभी अचानक एक डिब्बा गिर जाता है। वो डिब्बा उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, तभी उसकी नज़र मंगलसूत्र पर पड़ती है। वो मंगलसूत्र उठाता है, वहाँ एक तस्वीर भी गिरी हुई थी। ये देखकर वो उस तस्वीर को उठाता है और जैसे ही उसे पलटता है, उस तस्वीर को देखकर उसे शौक लगता है। वो तस्वीर सांची और मानव की शादी के दिन की तस्वीर थी। दोनों दुल्हा दुल्हन बने थे। ये देखकर यश को एक धक्का सा लगता है। सांची घर पहुंच चुकी थी। सांची और नैन्सी दोनों अंदर आती हैं। यशोदा जी और मोहन जी बैठक रूम में ही थे। सांची अंदर आते हुए जल्दी से बोली, माँ, आशी कहाँ है? वो ठीक है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है? यशोदा जी कुछ नहीं बोली, तभी मोहन जी बोले, सांची, परेशानी की कोई बात नहीं है, आशी अब ठीक है, कमरे में सो रही है। मैं आशी को देखकर आती हूँ। इतना कहकर सांची दौड़ते हुए आशी के कमरे की ओर बढ़ जाती है। नैन्सी को देखकर यशोदा जी उसे बैठने को कहती हैं। सांची दौड़ते हुए आशी के कमरे तक पहुंचती है जहां आशी सोई हुई थी। उसके माथे पर पट्टी देखकर सांची के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे कदमों से आशी के पास जाती है और अपने कांपते हाथ उसके सर की ओर बढ़ाती है। इससे पहले कि उसका हाथ आशी के सर को सहला पाता, कोई उसके हाथ को आकर रोक लेता है। वो देखती है यश उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो उसकी इस हरकत पर हैरान थी। तभी यश उसका हाथ पकड़े उसे बुरी तरह खींचते कमरे से बाहर ले आता है और उसे दूर झटक देता है। सांची हैरानी से यश की ओर देखने लगती है। हाँ, हमें आशी को देखना है, उसे बहुत चोट आई है, उसे हमारी ज़रूरत है यश दी, हमारी बच्ची को हमारी ज़रूरत है। तुम्हारी बच्ची नहीं है वो, आशी मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी, समझी तुम? तुम जैसी झूठी औरत को मैं अपनी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। यश इस वक्त बहुत गुस्से में था। अब तक जो उसने अपने अंदर गुस्सा दबा कर रखा था, वो अब सांची पर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। सांची तो बस यश की बातें सुनकर हैरान थी। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।